सो आज अपन लोग एक क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ मनी सप्लाई को दोबारा से देख रहे हैं, है ना। M1 से लेके M4 चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public। सर, पब्लिक के पास टोटल कितना मनी है, इसको कहा जाता है मनी सप्लाई। कुल मिला के पब्लिक के पास, जनता के पास कितना पैसा है, उसको कहा जाता है मनी सप्लाई। फिर बात आती है सर, पब्लिक में कौन कौन लोग आते हैं? तो पब्लिक में आता है एक इंडिविजुअल, अपन लोगों के जैसे, और इसके अलावा आती हैं फर्म्स। कौन सी फर्म सर? बिजनेस फर्म्स। ये दो चीजें आती हैं जनता में, पब्लिक में। मतलब सर, अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूं तो मनी सप्लाई यानी इंडिविजुअल के पास और फर्म्स के पास, कौन सी फर्म? बिजनेस फर्म्स के पास टोटल कितना पैसा है, टोटल कितना मनी है। सर, जितना मनी उन लोगों के पास होगा, आरबीआई ने उतना ही मनी सप्लाई किया होगा, उससे ज्यादा थोड़ी कर पाएगी आरबीआई। हाँ, जितना मनी आरबीआई ने सप्लाई नहीं करा होगा उतना आरबीआई के पास स्टोर होगा स्टॉक में। क्लियर? तो मनी सप्लाई यानी टोटल कितना मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाया। पब्लिक में अपन जैसे इंडिविजुअल लोग भी आ गए और टाटा, रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल जैसी कंपनियां भी आ गई हैं। तो कुल मिला के कितना पैसा, कितना मनी जनता के पास है, जनता को सप्लाई किया गया है, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। क्लियर? लास्ट फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्म्स, हर तरह की बिजनेस करने वाली एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, एलएलपी हो, जितनी भी तरीके की कंपनीज होती हैं, जितनी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी किसमें आ जाएंगे? फॉर्म्स में। ठीक है, मतलब कुल मिला के फॉर्म्स के पास कितना पैसा है। ठीक है, अब सर पब्लिक में क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर, ये तीन चीजें जो हैं वो हमारी पब्लिक की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा सेक्टर है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिसके डायरेक्शन पे मनी सप्लाई किया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि मनी सप्लाई बढ़ा दो, तो आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि मनी सप्लाई कम कर दो, तो वो कम कर देगी। तो जितने भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम मतलब सर आरबीआई, जो हमारे इंडिया में क्या करता है? मनी सर्कुलेशन करता है। ये तीन लोगों का जितना भी पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो क्या इंक्लूड होगा? जितना भी पैसा एक इंडिविजुअल के पास है और एक बिजनेस फर्म्स के पास। क्लियर? चलो, फिर अपन लोगों को डिस्कस करना था सर हाउ टू मेजर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है? तो पहली स्टेप M1 है ना, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए बहुत डीपली नहीं बताऊंगा, ऐसी शॉर्ट में लेके चलूंगा, है ना। M1 का मतलब सर टोटल कॉइन्स प्लस नोट्स। सर कैसे नोट? करेंसी वाले। हेल्ड विथ पब्लिक। सर जनता के पास जितने भी कॉइन्स, जितने भी सिक्के हैं और जितने भी नोट्स हैं जो कि करेंसी में आते हैं, मतलब आज के टाइम पे देखोगे
तो पुराना 500 का नोट अब बंद हो चुका है, पुराना 1000 रुपीज का नोट अब बंद हो चुका है, तो वो करेंसी में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो करेंसी मैंने क्यों लिखा है सर, वो नोट जो आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है वो करेंसी नोट्स और कॉइन्स में आता है। इसमें आप प्लस कर दोगे टोटल डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। सर जितना भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है, जितना भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग M1 में इंक्लूड। अब सर डिमांड डिपॉजिट यानी कोई भी ऐसा पैसा जो पब्लिक डिमांड पे मंगवा सकती है, ऑन डिमांड। मतलब अगर जिस टाइम पब्लिक चाहे वो बैंक से डिमांड करे और बैंक वो पैसा तुरंत के तुरंत लौटा दे। ऐसा कैसे होता है सर, या तो हम एटीएम से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, या तो हम सेल्फ चेक लगा के पैसे निकाल लेते हैं, या फिर हम स्लिप भर के पैसे निकाल देते हैं। तो इन तीनों ही केस में आपको पैसा तुरंत के तुरंत मिलेगा। एक सिनेरियो में एटीएम तो 2 सेकंड में निकाल देगा, चेक के थ्रू करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अगर सेल्फ चेक हुआ तो और अच्छी बात है। क्लियर? तो डिमांड डिपॉजिट मतलब पब्लिक जब डिमांड करेगी बैंक ये पैसा तब देगा। ऐसा किस अकाउंट में फैसिलिटी होती है सर, कासा अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का पैसा तुरंत के तुरंत निकल जाए। फिर आया प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं, किसके डिपॉजिट्स हैं सर, आरबीआई के पास डिपॉजिट्स होंगे फॉरेन बैंक के, इसके अलावा गवर्नमेंट के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वर्ल्ड बैंक के और वगैरह वगैरह। हाँ बाकी एक बात याद रखना, गवर्नमेंट का जो पैसा होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों सर, ऊपर आपने क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा और आरबीआई का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब क्या होता है। मतलब सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या कस्टमर लोगों के अकाउंट होते हैं? अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है आरबीआई में तो क्या खुलवा सकते हो? नहीं, क्योंकि सर आरबीआई तो गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो उसमें अकाउंट हम लोग नहीं खुलवा सकते। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंक्स का पैसा जमा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन बैंक, दूसरे देश के बैंक जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनका पैसा रहता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका पैसा होता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का पैसा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा, इन सभी लोगों का पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है। तो जितने लोगों का नाम मैंने लिया है गवर्नमेंट को छोड़ के, सरकार को छोड़ के, उन सभी के डिपॉजिट्स को आप टोटल करोगे और M1 में इंक्लूड कर दोगे। क्यों सर, ये लोग जब चाहें आरबीआई से पैसा मंगवा सकते हैं डिमांड पे और आरबीआई इनको लौटा देगा। क्लियर? फॉरेन बैंक से पैसा इसलिए रखवाते हैं, अगर फॉरेन बैंक भाग गया, अपने कस्टमर का पैसा लेके भाग गया तो आरबीआई थोड़ा बहुत पैसा लौटा पाए, है ना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखते हैं। बाकी गवर्नमेंट क्या है सर, आरबीआई गवर्नमेंट का ही तो बैंक है, तो गवर्नमेंट जितना चाहे उतना रखे, जितना चाहे उतना निकाले। पीएफआई का भी रखते हैं और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का पैसा भी रखा जाता है। मतलब वर्ल्ड बैंक कुछ डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहे तो कर सकता है। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट M1, जिसको हम लोग क्या और कहते हैं M1 को, नैरो मनी। क्यों बोलते हैं सर नैरो मनी? जस्ट बिकॉज इट इज हाईली लिक्विडेटेड। सर देखा जाए ना तो
M1 से आप फटाफट अपनी सारी चीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इंस्टेंटली तुम्हारे पास कितना पैसा है, अगर मैं बोलूं आज के आज कितना पैसा ला दोगे, तो तुम बोलोगे M1। जितने कॉइन्स और नोट्स मेरी जेब में हैं, मेरे घर पे है वो, जितना डिपॉजिट्स मैंने कमर्शियल बैंक के पास किया है वो, और आरबीआई में जो पैसा जमा है, मेरा नहीं पूरी जनता का और वो सारे बैंक्स का, फॉरेन बैंक्स का, वो ये इंडिया के पास कुल पैसा है जो इंडिया एक दिन के अंदर इकट्ठा कर सकती है। दैट इज नैरो मनी। क्लियर? जिसको M1 भी, सॉरी सॉरी क्या देना है आरबीआई को? कुछ नहीं देना। क्यों दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पैसे? कब लिया पैसे? M1 का मतलब होता है एक इंसान की जेब में, एक इंसान के पास कितना कैश घर पे रखा हुआ है। पूरे इंडिया के पास घर पे कितना पैसा रखा हुआ है, पूरे देश के पास कितना पैसा रखा। टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक का मतलब पूरे देश के लोगों ने जितने भी कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, इसमें खाते में सब लोगों के, पूरे देश के कितने पैसे रखे, कौन से सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में। इसके अलावा आरबीआई के पास कितने लोगों का पैसा जमा है? सर लोग तो जमा कर नहीं सकते, फॉरेन बैंक का कितना है, पीएफआई का कितना है, इन सबका टोटल ले लो तो इंडिया एक घंटे में, मतलब ऐसा मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, इंडिया तुरंत के तुरंत कितना पैसा इंडिया के पास है, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, लिक्विडिटी के फॉर्म में, उसको M1 का। अपन आरबीआई से कुछ मांग नहीं रहे, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर मुझे पता करना है, आरबीआई को पता करना है कि लोगों के पास कितना पैसा है, तो वो M1 का यूज करे, जिसको नैरो मनी और हाई लिक्विडेटेड मनी कहा जाता है। चलो अब आओ M2। M2 का मतलब था सर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। सर आपने सारे बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स में ले लिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस को कमर्शियल बैंक्स में क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर पोस्ट ऑफिस बैंक इज नॉट डूइंग अ बिजनेस। पोस्ट ऑफिस बैंक कोई बिजनेस नहीं कर रहा। पोस्ट ऑफिस देखा जाए तो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो चिट्ठियों का काम करता है, लेटर्स का, मेल्स का काम करता है, लेकिन उसने साथ साथ एक डिपॉजिट की फैसिलिटी भी खोली है। लेकिन सर प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सेविंग डिपॉजिट का पैसा चेक से या एटीएम से नहीं निकाल सकते। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ आज आपके पास कितना पैसा है, तो आप नहीं बता पाओगे, सॉरी आप बता दोगे बट आप उसमें सेविंग डिपॉजिट का पैसा इंक्लूड नहीं करोगे, जो कहां जमा है? पोस्ट ऑफिस में। बाकी सारा बोल दोगे कि सर एसबीआई में इतना है, आईसीआईसीआई में इतना है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की बात नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि सर पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने में आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स को M1 में नैरो मनी में इंक्लूड नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट नहीं खुलेगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बना। इवन यू कैन ओपन करंट अकाउंट, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? चेक से विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। एक बिजनेसमैन सबसे ज्यादा चेक ही तो इशू करता है, एटीएम से तो अपन ने पैसा निकालना ही छोड़ दिया यूपीआई के बाद। तो आप जब चेक से ही पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते तो आप पोस्ट ऑफिस के पैसे को डिमांड पे नहीं निकाल सकते। डिमांड पे मतलब जब मुझे जरूरत हो तब मैं पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं निकाल सकता, मुझे एक दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को M2 में जोड़ा गया है, क्योंकि सर M1 में जितना भी पैसा आपने पढ़ाया ना, पूरी देश, पूरी इंडिया 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर ये पैसा हाथ में लाके रख देगी। लेकिन M2 जो है इसको लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सेविंग डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस बैंक में
उसको अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं, चेक। तो यू कैन नॉट विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बैंक थ्रू चेक। दिस इज M2। अदरवाइज इसको भी हम लोग कहाँ लेते हैं, M1 में लेते ना। बस एक ही प्रॉब्लम थी, चेक से पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए अलग था। अब आ जाओ M3। M3 है सर M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। M3 का मतलब होता है सर M1 में सर M1 में वही आएगा, एक तो कॉइन्स और एक नोट्स, कासा का पैसा, और आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं कौन से, अदर वाले, ये तीन इंक्लूड। सर M1 लिखा है, कंफ्यूज कभी मत होना कि M2 का ये सेविंग का भी पैसा मिला दो, ये हटा दिया गया है वापस। अब देखो इन्होंने क्या करा, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। सर जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स का नेट टाइम डिपॉजिट भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। क्लियर? नेट टाइम डिपॉजिट। सर नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है? टाइम डिपॉजिट यानी सर ऐसा पैसा, ऐसा डिपॉजिट का पैसा जिसको आप डिमांड पर नहीं निकाल सकते। इसको निकालने में आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब ये पैसा डिपॉजिट करा था तभी बैंक ने आपको टाइम दे दिया था। मतलब सर ये कुछ नहीं है, ये हमारी एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसको आप तुरंत के तुरंत 1 घंटे में नहीं तोड़वा सकते, जिसका पैसा आप करंट अकाउंट से नहीं निकाल सकते, जिसका पैसा आप एटीएम से नहीं निकाल सकते। इसको तुड़वाने में, एफडी को ओपन करवाने में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का प्रोसीजर लग सकता है। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि बताओ, पूरे इंडिया से पूछे कि बताओ जेब में कितना पैसा इंडिया वालों, तो इंडिया वाले कहेंगे सर जेब में तो M1 का पैसा। और कोई पूछेगा ये बताओ तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, तो मैं बोलूंगा कि सर देखो मेरे पास कैश तो M1 में जितना बताया था उतना है, मेरे पास कैश तो M1 में जितना बताया था उतना है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 सेकंड रुकना। चल, तो लेकिन अगर मैं बात करूं सर मेरे पास एक ऐसा पैसा भी है जो मैं तुरंत के तुरंत तो नहीं निकाल सकता, लेकिन 2 या 3 दिन मुझे लगेंगे, और अगर वो पैसा मैं निकाल कर ले आया तो टोटल मेरे पास इतना पैसा हो जाए। मतलब आप मेरा कैश रख लो और उसके बाजू में मैं अपनी एफडी के कागज रख दूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास टोटल इतने रिसोर्सेज हैं। मतलब कैश तो है, कैश के अलावा, नगद पैसे के अलावा मेरे पास कुछ ऐसे कागज हैं जो पैसे के बराबर ही हैं सर। क्यों है पैसे के बराबर? शेयर्स इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि भाई जो शेयर का पैसा है वो किसके पास है, कंपनी के पास है, तो उसको तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। तो नेट टाइम डिपॉजिट में एफडी के पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पैसा नहीं है लेकिन पैसे के जैसी दिखने वाली चीज है सर। अगर आप बोलोगे तो कल तो नहीं लेकिन 3 दिन बाद जरूर लें। तो M3 का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कितना लिक्विड है सर, ये वो पैसा है जो मेरे रिसोर्सेज के बारे में बताता है।
कि आपके पास कुल मिला के कितना असेट है, जिसमें से आधे ज्यादा असेट तो कैश है और बचा हुआ आपकी एफडी। क्लियर? एफडी का मतलब क्या है सर? आज नहीं लेकिन 2 दिन बाद अगर मैं बैंक जाऊंगा तो वो भी कैश हो जाएगी। और कितना मिलेगा? जितना लिखा है ना उससे ज्यादा मिलेगा या उतना ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। चलो, तो हो गया ये अपना M3। M3 को बोला जाता है सर रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, टाइम्ड एफडी में कौन कौन से बैंक्स इंक्लूड हैं सर? बोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस बैंक। लेकिन सर पोस्ट ऑफिस का सिर्फ एफडी का अकाउंट, सेविंग का नहीं। सेविंग का देखो, अगर सेविंग भी इंक्लूड होता तो अपन यहाँ पे M2 लिखते। क्लियर? कमर्शियल बैंक नहीं पता क्या होते हैं? M1 में कमर्शियल बैंक के कौन से डिपॉजिट्स हैं? करंट, जिसको क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। और यहाँ पे सेविंग नहीं है ना ही करंट है, यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट है। क्लियर? तो इसलिए हमने कमर्शियल बैंक का कौन सा डिपॉजिट लिया है? सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट लिया है। और सर M1 में हम लोग करंट और सेविंग डिपॉजिट तो ले ही चुके हैं, ठीक है? इसलिए तो मैं इतनी देर से कहानी सुना रहा था। चलो, M4। M4 का मतलब M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये कहा गया। अच्छा, एक बात बहुत नोट लिख लेना है। नोट मत, नोट समझ रहा ना, ये वो बैंक का नोट नहीं है ना, कैश नहीं। नोट मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ऑलवेज एक्सक्लूड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी इशू होती है, बैंक्स एनएससी इशू करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पैसा बचाना है तो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कर दो और बदले में सर्टिफिकेट ले लो, उसको कभी भी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में ऐड नहीं करोगे, ठीक है? चलो, अब सर M4 का मतलब क्या है? सर M4 का मतलब है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो लोग पूछते सर पोस्ट ऑफिस में क्या एफडी नहीं होती? होती है, तो एफडी को इंक्लूड क्यों नहीं करा? एफडी को हम लोग M3 में इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए हमने M4 में उसको अलग से इंक्लूड नहीं किया। तो देखो, अगर M4 का बिल्कुल अपन अच्छे से फॉर्मूला लिखें तो M4 का पूरा फॉर्मूला क्या होगा? इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले कॉइन प्लस नोट्स विथ क्या? पब्लिक। ये हो गया एक, प्लस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ऑफ नहीं है वो, विथ होगा, है ना? डिपॉजिट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट विथ किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास, प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, प्लस क्या पढ़ा रहा हूं मैं? M4 है ना, ध्यान से सुनना भाई। प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट विथ, सॉरी, विथ ऑल दी बैंक्स, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट विथ
कमर्शियल बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है, ये हो गया सर, प्लस सेविंग डिपॉजिट किसके पास, विथ पोस्ट ऑफिस बैंक, माइनस एनएससी अगर दी हुई हो तो, ठीक है, हमेशा एनएससी को एक्सक्लूड करोगे। तो सर M4 का ये फुल फ्लेज्ड फॉर्मूला है, मतलब M4 में सारी चीजों को ऐड कर दोगे M4 बन जाएगा। लेकिन देखो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कहा सर सीधा M3 निकाल लो और M4 पोस्ट ऑफिस प्लस कर दो, ये भी आप कर सकते हो यूज, और ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने में दिक्कत है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज बेस्ट है ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। क्लियर, अगर ढंग से देखोगे ना तो पता है इतना पोर्शन जो है ना ये M1 का पोर्शन, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पोर्शन देखोगे इतना पोर्शन, मतलब इन दो को प्लस कर दोगे येलो और रेड को तो M3 बन जाएगा। अगर येलो, देखो ध्यान सुनना, अगर येलो और ब्लू को प्लस कर दोगे तो M2 बन जाएगा, और अगर इसको भी प्लस कर दोगे, सबको प्लस कर दोगे तो M4। क्लियर, आया समझ? अब ये तो नहीं लिखा हूं ना कि येलो प्लस रेड इक्वल्स टू ये, है ना? सो दिस इज मनी सप्लाई। क्लियर, श्योर? बहुत आराम से देखना, एक चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो एक बार मैं फिर से कुछ क्लियर कर, सर पब्लिक का मतलब इंडिविजुअल, मतलब हम जैसे लोग, आम आदमी, एक इंसान, वेदर इट इज अ गर्ल बॉय ट्रांसजेंडर जो भी हो, वो सब लोग इंसान है, इंडिविजुअल है। फर्म्स, फर्म्स का मतलब सिर्फ पार्टनरशिप फर्म नहीं, कंपनी। 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा, वो भी एक अकेला दुकानदार, पान की गुमटी वाला, चाय की दुकान वाला, जितने भी बिजनेस है इंडिया में सारे बिजनेस, कंपनी इंक्लूड हो जाएगी, फर्म्स इंक्लूड हो जाएगी, एक दुकानदार, एक सोल प्रोप्राइटर, एलएलपी, कुछ भी तरीके का बिजनेस हो सबको इंक्लूड कर दो। किसके पास पैसा? बिजनेस के पास। बिजनेस के लोगों के पास नहीं। क्या आपने बोला अंबानी के पास कितना पैसा है? अंबानी का पैसा कहाँ इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल में इंक्लूड होगा। और रिलायंस कंपनी का पैसा, रिलायंस कंपनी का पैसा किसमें इंक्लूड होगा? फॉर्म में, बिजनेस फॉर्म। सर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन में दिया हो तो कहना नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी, वो तो पैसा सप्लाई करती है, उसको थोड़ी हम देखेंगे कभी। क्या सॉरी नहीं, अभी कंपनी जब कभी जिंदगी में पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि भाई मालिक का पैसा अलग होता है और कंपनी का पैसा अलग होता है। क्योंकि अगर मालिक, अगर कंपनी ने कुछ गलत करा तो कंपनी बंद होगी, मालिक जेल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबी कहानी है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बहुत सारी चीजें हैं, लंबा डिस्कशन है वो। इसके बाद M1 में अपन ने क्या देखा सर? कॉइन्स और नोट। कौन से नोट और सिक्के लेने? सर जो अभी चल रहा है, जो बंद हो गए वो उसको नहीं लेना, वो तो गुड्स, सामान बन गया है ना, लोग उसका क्या करते हैं? बेचते हैं, बोली लगवाते हैं भैया। टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, सिर्फ कमर्शियल बैंक देखना, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल ही तो है, सबको प्रॉफिट कमाना है। क्यों? कौन से नाम? आरबीआई नहीं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तुम लोगों का होगा किसी कैनरा बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, जितने भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ राजस्थान वगैरह जो भी है, सब इनके पास कौन सा पैसा? लेके करंट और सेविंग। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सर आरबीआई के पास किसके डिपॉजिट होते हैं? फॉरेन बैंक्स के। फॉरेन बैंक इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, भाग गए तो उनसे लो। पीएफआई का पैसा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ये सब भी लो। ठीक है, और वगैरह वगैरह इन सब का पैसा इंक्लूड कर। तो सर आपको क्या मिल जाएगा? नैरो मनी मिल जाएगा, और ऐसा पैसा जो बहुत लिक्विडेटेड होता है, मतलब फटाफट फटाफट लिक्विडेटेड। ठीक है, M2 में आपने M1 को प्लस कर दिया, सारी चीजें M1 की प्लस कर दी, उसमें सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट का पैसा भी इंक्लूड। क्यों सर? पोस्ट ऑफिस का पैसा M1 में क्यों नहीं लिया? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा तुरंत नहीं निकाला जाता चेक से, और एटीएम तो वो लोग देते नहीं, तो इसलिए सर वो पैसा निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। M3 में M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट। सर एफडी कौन सी? सर जितने भी बैंक है,
भले ही वो पोस्ट ऑफिस वाला बैंक हो, भले ही वो कमर्शियल बैंक हो। इंडिया के लोगों ने जितनी एफडी जमा करी है ना बैंक्स में, कौन सा बैंक? कोई भी बैंक। आरबीआई नहीं सर, आरबीआई में एफडीआई नहीं होती, ठीक है। तो जितना भी आपने एफडी में पैसा लगाया है, टाइम डिपॉजिट लगाया है, इंक्लूड कर दो। M4 सर, M3 में हमने सिर्फ एफडी का पैसा जोड़ा था, M4 में हमने क्या करा? सब कुछ तो हम जोड़ ही चुके। एक चीज तो हमने छोड़ दिया, पता है? M2 पे हमने एक चीज को छोड़ दिया था, ये सेविंग डिपॉजिट, हमने इसको वापस बुला लिया और कहा पोस्ट ऑफिस का सेविंग का पैसा भी मिला लो। तो ये इंडिया की टोटल मनी सप्लाई है, जिसको कहा जाता है ब्रॉड मनी। क्या कहा जाता है M4 को? ब्रॉड मनी। क्योंकि सर ये पैसा हम आज तो नहीं निकाल सकते, ये पैसा हम आज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे ना कितना पैसा है तुम्हारे पास, तो हम बोलेंगे सर M4 बराबर पैसा। क्लियर? सो दिस इज कंप्लीटली द टॉपिक ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। इससे ज्यादा मनी सप्लाई में कुछ भी नहीं है। लिख दो ना। चलो अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं मनी सप्लाई के, और फिर अपन एक क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। हाँ, एक ही एग्जांपल दिया है, वही डिस्कस करेंगे। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं से निकाल के तुम लोगों को देखता हूँ, अगर मिलते हैं तो। चलो पहले देखो सर, M1 जो है ना, ये पता है क्या है? मोस्ट लिक्विडेटेड मनी। क्यों सर? सर ये इतना लिक्विडेटेड है कि अब एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड बहुत कम बोल दिया, एक घंटे में आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नोट्स और सिक्के तो वैसे ही कैश में है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा कैश में निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का पैसा वो लोग निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड होता है M1। फिर बात करोगे M4 की, तो सर M4 जो होता है वो होता है लीस्ट लिक्विडेटेड। सर अगर जो सबसे कम लिक्विडेटेड है वो है M4। क्यों? M4 में सर दो चीजें रहती हैं जो बहुत दिक्कत देती हैं, एक एफडी और एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। ये दो पैसे सर बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से कैश में कन्वर्ट होते हैं, एक दिन से ज्यादा ले लेते हैं इसलिए। सॉरी, कमर्शियल बैंक है प्लस पोस्ट ऑफिस, उसके अंदर ये सेविंग अकाउंट कहां से आ गया? किसका सेविंग अकाउंट? क्यों नहीं, कहां से आ गया? देखो क्यों क्यों आ गया, ये सुनो क्या है। M1 M2 का मतलब क्या होता है? सर जितना भी पैसा आपके पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, आपके पास जेब में है, और आरबीआई के पास डिपॉजिट में है, उसमें आप लोग सेविंग अकाउंट ऐड कर दो पोस्ट ऑफिस का, तो ये आपका M2 बन जाएगा। M3 का मतलब क्या होता है? M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट विद ऑल दी बैंक्स। इंडिया में जितने भी बैंक है, भले वो पोस्ट ऑफिस हो चाहे कोई भी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, सबके पास जो एफडी है उसमें आप M1 को प्लस कर दो तो M3 बन जाएगा। सर यहाँ पे आपने सेविंग डिपॉजिट को क्यों नहीं लिया? सर सेविंग डिपॉजिट जो है वो फिक्स डिपॉजिट से अलग है, इसलिए हमने M3 की कैटेगरी में जब रिसोर्सेज की बात हम लोग कर रहे थे तो M2 को निकाल दिया था वहां से। अब जब हमने M4 पढ़ा ना, तो M4 में हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ M3 में पोस्ट ऑफिस सेविंग जो आपने ऊपर M2 में प्लस करा था ना, उसको यहाँ पे प्लस कर दिया। पूरी यहाँ पे पढ़ देखोगे तो कहीं पे M2 नहीं दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे हमने हर जगह M1 को प्लस करा है और यहाँ पे M3 को प्लस करा है ना, तो इसलिए हमने पोस्ट ऑफिस को प्लस कर दिया। सेविंग डिपॉजिट्स। चलो तो देखो M4 को क्या बोलते हैं? लीस्ट लिक्विडेटेड। सर अगर हमें M4 का पैसा कैश में कन्वर्ट करना हो ना तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एफडी और पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, इसकी वजह से बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट भी तुरंत कन्वर्ट नहीं होती। फिर नेक्स्ट पे आओ,
M3 जो है ना सर, ये पता है हमारा क्या बताता है? टोटल रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी या फिर कंट्री। लेकिन सर कौन से रिसोर्सेस? मनी वाले। मनी वाले मतलब मॉनिटरी रिसोर्सेस। इंडिया के पास, पूरी सोसाइटी के पास कितने मॉनिटरी रिसोर्सेज हैं वो M3 से पता चलता है। कैसे? सर जितना कैश है वो तो है, इसके अलावा हमारे पास एफडी भी है। लोग कहते हैं सर गाड़ी घोड़े वो सब रिसोर्सेज में नहीं आते, वो भी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मॉनिटरी रिसोर्सेज की। कोई भी ऐसी चीज जो आज कागज का टुकड़ा है और एक सेकंड में पैसा बन जाए, एफडी के जैसे उतना ही पैसा बन गया। कार सर 10 लाख की है, कल 8 लाख मिलेंगे। तो कार रिसोर्सेज है, असेट है हमारा, लेकिन मॉनिटरी असेट नहीं है। क्यों? मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती तुरंत के तुरंत, ठीक है? इसलिए हम लोग मॉनिटरी रिसोर्सेज में एफडी को इंक्लूड करते हैं। तो रिसोर्सेज मतलब सब सुविधाएं, साधन, हमारे असेट्स। अब आ जाओ इसके अलावा M1 जो होता है उसको क्या बोला जाता है सर? नैरो मनी। क्यों बोला जाता है सर? बिकॉज इट इज लीस्ट लिक्विड, इट इज मोस्ट लिक्विडेटेड। और हाँ, M4 को क्या कहा जाता है सर? ब्रॉड मनी। क्यों सर? देखो ना कितना ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ आ गया है M4 में, तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा हुआ है। और अगर M1 देखोगे तो छोटा सा है सर। तो नैरो, नैरो मतलब छोटा और ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा। क्लियर? सो दिस इज मनी सप्लाई। अब इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, करेंसी जो है ना अपनी आज जो चल रही है उसको कहा जाता है, एक और लैंग्वेज में, फिएट मनी। जो भी करेंसी, करेंसी मतलब सर वही नोट्स और कॉइन्स। नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है? फिएट। ठीक है? या फिर एक और शब्द है, लीगल टेंडर मनी। ठीक है? सो इस तरीके से अपना मनी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पल। आई थिंक सबके बुक में वो एग्जाम्पल होगा। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अपन लोगों को एग्जाम्पल में निकालना है M1। तो सर M1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉइन प्लस नोट, किसके पास? जनता के पास, प्लस कासा का पैसा किसके पास? किसके पास? कासा का पैसा किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक के पास। और अदर डिपॉजिट किसके पास? आरबीआई के पास। चलो, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है करेंसी विद पब्लिक 84,000। तो सर करेंसी विद पब्लिक मतलब करेंसी में क्या होता है? नोट और सिक्के तो इंक्लूड होते हैं, तो कर दिया हमने प्लस। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, सॉरी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स 68,000। सर डिमांड डिपॉजिट मतलब अरे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास। आप जब चाहो निकाल सकते हो ना? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो इसको आप किसमें ऐड कर दो? M1। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 3612। सर टोटल लगा लो 155,612। ये हो गया हमारा M1। क्लियर? अब ऐसे ही हमने M2 निकालेंगे सर। M2 बहुत सिंपल है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस। सर करंट चेक से पैसा नहीं निकलता, इसलिए हमने इसको M2 में कर दिया। M1 अपन को निकालना है या निकला हुआ है? निकला हुआ है सर 155,612 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। तो सर देखो आपने क्वेश्चन में कहां पर लिखा है पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक? 6th नंबर पे। क्या है? 5528 प्लस कर लो 161,140। तो सर ये हो गया हमारा M2। अब ऐसे ही M3 निकालेंगे। M3 निकाल टाइम याद रखना M2 नहीं लेना, M1 लेना है और FD लेनी है। FD किसके पास? सर दोनों,
कमर्शियल बैंक की भी और पोस्ट ऑफिस बैंक की एफडी लेनी है, सेविंग डिपॉजिट का नहीं, पैसा नहीं लेना, याद रखना। टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस लेके नहीं, यही तो मजा है। M1 का टोटल बताओ। 1555612। अब इसमें करना है हमें प्लस। सर अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड पॉइंट है, हो गया। फोर्थ है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट मतलब कुल मिलाकर पोस्ट ऑफिस के पास कितना डिपॉजिट है, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। सर इसका मतलब पता है क्या है? टाइम डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या है? एफडी विद बैंक्स। कौन सा बैंक? सर बैंक लिखा है मतलब इसमें कमर्शियल बैंक भी इंक्लूड है और पोस्ट ऑफिस बैंक भी इंक्लूड है। तो हमें ऊपर वाले पॉइंट पे अब ध्यान नहीं देना और हम क्या बोलेंगे, 200555। तो ये हो गया हमारा 356167। अब हमें निकालना है M4। तो M4 मतलब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो सर जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस के पास है, सेविंग का, एफडी का, जो भी पैसा है, पोस्ट ऑफिस का जो भी पैसा है, सारे के सारे पैसे को, पोस्ट ऑफिस का जो भी पैसा है, सेविंग का पैसा नहीं, जो भी पैसा है। सेविंग का पैसा मतलब क्या था? जो सर सेविंग अकाउंट में जमा था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेविंग बैंक लिखा है, सेविंग अकाउंट नहीं लिखा। तो जितना भी पैसा है 356167 प्लस जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस के पास है 22500, ये हो गया अपना 378। दैट्स इट, दिस इज M4। तो पोस्ट ऑफिस के बाद जितना भी पैसा है आप उसको M4 में इंक्लूड कर दोगे। क्लियर? यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने पोस्ट ऑफिस का टोटल पैसा अपन को बता दिया कि एक बैंक है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उसके पास टोटल 22,000 रुपए है। तो ये मान के चलो उसमें जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट है ना, वो इंक्लूड ही होगा, तो उसको अलग से लेने की जरूरत है ही नहीं। आया समझ? सो दिस इज हाउ फाइनली वी कंप्लीट मनी, है ना। एक बस सिर्फ एक टॉपिक पे ध्यान रखना। कौन सा टॉपिक? कि सर जो ये पोस्ट ऑफिस है, एक है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट और एक है पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक। सेविंग बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट भी खुलता है और फिक्स डिपॉजिट का खाता भी खुलता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर अकाउंट भी खुलता है और एफडी का अकाउंट भी खुलता है, ठीक है। मतलब सर एक बैंक है, उसका नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसके पास सेविंग अकाउंट भी खुलता है और फिक्स डिपॉजिट का, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ? ठीक है। तो M2 में हम सिर्फ क्या लेते हैं? M2 में हम सिर्फ सेविंग अकाउंट का पैसा लेते हैं और M4 में क्या लेते हैं? सर दोनों का कुछ। आया समझ? फिर से बताऊं, M2 जब निकालोगे तो आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है पोस्ट ऑफिस के, ये निकालोगे। और M4 जब निकालोगे तब क्या बोलोगे? दोनों को प्लस कर दो और जितना पैसा सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास है उसका दो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक बैंक का नाम है जिसमें दो तरीके के खाते खुलते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, जिसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। चलो, so finally I am ending the class.